शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार। नफासत के शहर लखनऊ में आपकी अदालत के इस खास प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसी शख्सियत को हम आपकी अदालत में आमंत्रित कर रहे हैं जिन पर पिछले कुछ महीनों में सबसे ज्यादा हमले हुए, अपनों से, परायों से, लेकिन उन्होंने अपना आपा नहीं खोया, भाषा का संयम नहीं खोया, उनके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं गई। राजनीति में ऐसे कम लोग होते हैं जो ऐसी मुसीबतों में अपना संयम बनाए रखते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति के मिस्टर कूल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को। प्लीज आइए। इससे पहले कि अखिलेश जी पर मैं इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करूं, एक नजर डालेंगे उन परिस्थितियों पर, परिदृश्य पर जिसमें आज का यह खास मुकदमा चला जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उम्मीदों की साइकिल पर बैठे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव 31 दिसंबर 2016 तक सिर्फ यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन जनवरी 2017 को समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा भी हो गए। विरोधियों को मात देकर तो सभी जीतते हैं, लेकिन अखिलेश यादव अपनों से लड़कर जीते। 6 महीने पहले तक जो लोग अखिलेश को राजनीति में बच्चा कहते थे, अब वही लोग अखिलेश को राजनीति का पक्का खिलाड़ी बताते हैं। पारिवारिक झगड़े से कुछ वक्त के लिए पार्टी को नुकसान होता दिखा, लेकिन अखिलेश ने सार्वजनिक तौर पर न कभी मुलायम सिंह के बारे में, न शिवपाल के बारे में कोई तल्ख कमेंट किया। शालीनता बनाए रखी, इसका उन्हें फायदा मिला। वो समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत नेता बनकर उभरे हैं। सबसे बड़ी बात, अखिलेश ने समाजवादी पार्टी को बाहुबली और गुंडों की पार्टी की छवि से बाहर निकाला। इसके बाद अखिलेश यादव ने कांग्रेस से अलायंस करके राजनीतिक विरोधियों के माथे पर बल डाल दिए। हालांकि अखिलेश यादव सिर्फ विकास के इशू पर चुनाव मैदान में हैं। कई शहरों में मेट्रो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, तमाम सड़कें, बिजली उत्पादन के प्रोजेक्ट लगाकर अखिलेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी ध्यान दिया। और अब स्मार्टफोन मुफ्त में देने का ऐलान। ये सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके जरिए अखिलेश यादव आम लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश का दावा है कि जितने लोगों ने स्मार्टफोन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, अगर उन सब ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया तो उनकी बहुमत की सरकार बन जाएगी। इल्जाम लगाऊं उससे पहले पूछना चाहता हूं कि सिर्फ स्मार्टफोन के लिए वोट दें या कुछ और भी ऐसा आपके मन में जिसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता आपको वोट दे दे? हालांकि आपने केवल स्मार्टफोन के लिए कहा, मैंने ये कहा कि जितनी भी लाभकारी योजनाओं से लोगों को लाभ पहुंचाएं, अगर उन सब लोगों ने 50% भी समाजवादी पार्टी को वोट दे दिया तो 300 से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी की होंगी। ऐसी कौन सी लाभकारी योजनाएं हैं जिसका मैं आपको एक से लेकर के तमाम गिना सकता हूँ। 55 लाख महिलाएं, उनको समाजवादी पेंशन दी जा रही है। 18 लाख के लगभग लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया जा चुका है। MBBS की सीटें आज़ादी के बाद जितनी थी 2012 से लेकर के अभी तक दुगनी कर दी गई। इसी तरह तमाम जो किसान दुर्घटना बीमा से लाभ पाने वाले लोग हैं, आपकी सरकार के मुख्यमंत्री कोष से न जाने कितनी बड़ी संख्या में लोगों को लाभ पहुंचा है उनके इलाज के लिए। वहीं 108, 102 एम्बुलेंसेस ने करोड़ों की लोगों को लाभ पहुंचाने और मदद करने का काम किया है। इधर पुलिस के लिए जो 100 नंबर शुरू हुआ है वो कम से कम लोगों की मदद करने के लिए पहुंच रहा है। कन्या विद्याधन योजना से भी बड़ी संख्या में बेटियों को लाभ पहुंचा है, मदद पहुंची है। तो अच्छी बातें आपने बता दी, अब खराब बातें मैं शुरू करता हूं। तो आइए मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर।
आपकी अदालत में अखिलेश यादव पर इल्जाम है कि इन्होंने अपने पिता के साथ विश्वासघात किया। अब अखिलेश जी, ये तो सब जानते हैं कि आपको राजनीति में लाए मुलायम सिंह जी, दो बार लोकसभा में लाए, आप मुख्यमंत्री बनाया और आपने तो उनके हाथ से पार्टी छीन ली। समाजवादी पार्टी ये आज भी नेताजी की पार्टी है। चुनाव चिन्ह साइकिल आज भी नेताजी का है। जिस तरीके से जो संबंध पहले थे, आज भी वही नेताजी से उसी तरह के संबंध हैं। पिता पुत्र का संबंध बदल नहीं सकता। इसलिए मैं समझता हूँ जो बात आप मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बचाने के लिए तमाम वो लोग जो आंदोलन को ख़त्म करना चाहते थे, उनसे दूरी बनाने का काम समाजवादी और हमने किया है। अखिलेश जी, ऐसा संबंध आप कह रहे हैं पिताजी से कि नए साल के पहले दिन तोहफा दिया, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाकर आप खुद बन गए। देखिए, ये अंग्रेजी वाला नया साल है और समय और परिस्थितियाँ किस दिन आ जाएं ये किसी को नहीं पता। मुझे तो मुगल आजम की याद आ गई कि सलीम ने अनारकली के लिए बगावत कर दी थी और आपने साइकिल के लिए बगावत कर दी। ये कहीं बगावत नहीं है। इस पार्टी को, इस आंदोलन को आगे कैसे ले जाया जाए, मैं समझता हूँ वो जिम्मेदारी नई पीढ़ी की है। हो सकता है, लेकिन जिसने आपको बनाया, जिसने संघर्ष किया, इस पार्टी को खड़ा किया, उनको अचानक अध्यक्ष पद से हटा दें। आज भी वो सबसे ऊपर है, हमारे से भी ऊपर वही है। पार्टी का सब कुछ उनका है, लेकिन कुछ लोगों ने घेर लिया था, जिसकी वजह से कुछ फैसले गलत हुए। जो नाराज़गी थी वो मैं समझता हूँ अब ख़त्म हो चुकी है। अब सीधे हम लोग मैदान में हैं, चुनाव में हैं। अब इस झगड़े का अगर कोई बात करनी है तो मैं समझता हूँ 11 तारीख के बाद की बात होगी। नहीं, अगर इतने ही अच्छे हैं, इतने ही सम्मानीय हैं कि उनके पास सब कुछ, आप कह रहे हैं पार्टी आज भी उनकी है, सबसे सम्मानीय है, तो फिर हटाया है क्यों? मैंने आपसे कहा कि कभी कभी समय और परिस्थितियों का पता नहीं लगता कि कब मौका ऐसा आ जाए। मुझे याद है कि इसी चुनाव मंच पर आपने कहा था कि मुझे तो सिर्फ टिकट बांटने का अधिकार चाहिए। तो टिकट बांटने का अधिकार तो आपको देने को तैयार थे, वो आपको राज्य का अध्यक्ष भी बनाने को तैयार थे, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी बनाने को तैयार थे। और शिवपाल जी की बात मैंने पढ़ी है, वो कह रहे कि सिर्फ इतना कह रहे थे कि मुलायम सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने दो। ये सब नौबत क्यों आई, इस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ अभी, क्योंकि हम सब चुनाव में हैं इस समय और हमारा केवल लक्ष्य है कि समाजवादी पार्टी की एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बने। इसलिए मैं किसी सवाल पर कोई ऐसा जवाब नहीं देना चाहता हूं जिससे कि चुनाव में हमें फिर जवाब देना पड़े। लेकिन इस बात को जवाब देना पड़ेगा ना कि जिन्हें आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया, उनकी तस्वीर लगा करके वोट मांग रहे हैं लोगों से। स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी पार्टी में भी उनकी तस्वीर है, हमारे साथ भी उनका तस्वीर है, हमारे साथ उनका आशीर्वाद भी है। आपके दिल में तस्वीर है कि नहीं है उनकी? देखो, ये दिल तो कोई नहीं देखा, मैं आपका नहीं दिल से देख सकता, आप मेरा दिल नहीं देख सकते। ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा कौन किसके साथ खड़ा है। जिसको आप इस लायक नहीं मानते कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे, उनकी तस्वीर लगा के उनके नाम से वोट क्यों मांग रहे हैं? मैं समझता हूँ इस पार्टी के संस्थापक वो हैं, हमें रास्ता दिखाने वाले लोग वो हैं और उनका सम्मान सरकार बनने से मैं समझता हूँ ज़्यादा बढ़ेगा। सम्मान बढ़ेगा, लेकिन अभी तो अपमान हुआ। मैं ये कहता हूँ कि पार्टी की सरकार बनने से सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई होगा तो वो नेताजी। मैंने तो आजम खान साहब का बयान देखा, वो तो नेगोशिएट कर रहे थे, दोस्ती कराने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाप और बेटे के बीच में इतनी कड़वाहट जब मैंने आज देखी है, इतनी कड़वाहट कभी नहीं देखी। कम से कम आदरणीय आजम खान साहब इस बात को जानते हैं कि जो कड़वाहट पैदा करने वाले हैं उनके बारे में भी उन्होंने मंचों से साफ कहा है। अगर उनके भाषण किसी ने सुने हो तो उन्होंने, मैं समझता हूँ इतनी सच्चाई से कोई बात अगर कह सकता था तो मैं समझता हूँ आजम खान साहब ने वो बात साफ कही। अब कड़वाहट करने वाले तो चले गए। अंकल ने कहा मैं लंदन में हूँ, मैं तो कुछ बीच में नहीं आ रहा हूँ। मैं अब बात ही नहीं करना चाहता। अब भाई जिस गाँव जाना नहीं उसके रास्ता क्यों पूछते हैं हम, क्यों पूछें उसका? लेकिन इसका तो नुकसान होगा। मुलायम सिंह ने कहा कि वो प्रचार नहीं करेंगे। 50 साल में पहली बार मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे। नहीं, हाल ही में उन्होंने कहा कि मैं प्रचार करूंगा। अब हमने तो सुना वो टीवी पर कह रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा। आपने लगता है दूसरा चैनल देखा होगा, मैंने दूसरा चैनल देखा है। आपसे उन्होंने कहा कि वो प्रचार करेंगे? मुझसे कहा, मैंने उनसे निवेदन किया
कि आपको पार्टी का प्रचार करना चाहिए, पार्टी के समर्थन में अपील करनी चाहिए, और अगर आशीर्वाद है तो प्रचार भी करें तो उससे पार्टी को ज़्यादा लाभ पहुंचेगा। देखिए, पिछले 4 साल से जिस तरह से आपकी सरकार चल रही थी, कई बार मुलायम सिंह जी ने डांटा भी, उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया, आपने हमेशा से कभी कोई जवाब नहीं दिया, कुछ एक्शन नहीं लिया। तो लोग कहते थे बेटा हो तो अखिलेश जैसा। अब जो आपके विरोधी है वो कह रहे हैं कि जो बेटा अपने पिता का न हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता का क्या होगा। कई विरोधी लोगों ने, मैंने सुना है टीवी चैनल पे कहा है, उन लोगों को भी जवाब मिला है कि भाई अगर तुम किसी नेता के बारे में ऐसा कहते हो तो अपने नेता के बारे में भी थोड़ा सोच लो। ये किस नेता की बात कर रहे हैं आप? मैं किसी, जितना आप समझा रहे हो उतना ही मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले नारा था ना, जलवा जिसका कायम है उसका नाम मुलायम है। अब ये बदल गया है, जलवा जिसका कायम है उसका बाप मुलायम है। तो देखो, इसमें कोई खराब बात नहीं है। नेताजी का स्थान, नेताजी का सम्मान हर जगह है, हर नारे में भी है उनका। यही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि नारे में भी सम्मान है, दिल में भी सम्मान है, और चुनाव जीतने के बाद भी सम्मान होगा। लेकिन ये 1 जनवरी को क्या किया आपने? अब जो हुआ वो राजनीतिक परिस्थितियां थी जिसकी वजह से वो फैसला लेना पड़ा। वो राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी ये भी समझा दीजिए। मान लो मेरे साथ अगर 10 विधायक रह जाते तो मेरी हैसियत क्या बचती? क्या मैं आपके सामने बैठा होता? शायद आप भी मुझे इंटरव्यू पे ना बुला रहे होते, शायद तब ज़्यादा बुलाते हैं। एक बार बुलाते, उसका शायद। लेकिन ये सच है कि विधायक आपके साथ थे, पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है वो आपके साथ थे। ये भी सही है कि पार्टी की मेजॉरिटी आपके साथ थी। लेकिन उस सबके होते हुए भी आप मुलायम सिंह जी को बनाए रख सकते थे अगर चाहते तो। मैंने आपसे कहा कि विधायक, जिला अध्यक्ष, पार्टी का संगठन, पार्टी के तमाम यूथ के जितने भी थे पार्टी के साथ थे। ये पार्टी मेरी भी नहीं है, ये पार्टी विचारधारा आंदोलन को चलाने के लिए है, आगे बढ़ने के लिए है। समाज को कम से कम एक नई दिशा ये पार्टी दे रही है। अखिलेश जी, मुगल आजम में तो वो अनारकली देने को तैयार नहीं थे, लेकिन यहाँ तो इन्होंने आपको साइकिल भी देने को तैयार थे, टिकट बांटने देने को भी तैयार थे, स्टेट अध्यक्ष बनाने को तैयार थे, और राष्ट्रीय लेवल पर चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार आप हो ये तैयार थे। मैं आपसे सवाल इतना पूछ रहा हूँ केवल कि अगर मेरे पास केवल 10 विधायक रहते और 10 विधायक केवल मेरे समर्थन में आते तो मेरा क्या बचता? या वो लोग जो साजिश कर रहे थे कम से कम वो हमारे साथ क्या करते? उन्होंने तो हमें भी पार्टी से निकलवा दिया। कोई हमें बताए कि नेताजी से मुझे ही पार्टी से निकलवा दिया। तो इस सवाल का जवाब मैं कहाँ से ढूंढूं? तो इसका बदला लिया आपने कि आपने मुझे निकाला, मैंने आपको निकाल दिया? मैं कोई बदला नहीं ले रहा। इस समाजवादी पार्टी का जो रास्ता है उस रास्ते पे समाजवादी पार्टी चले। जो सिद्धांत, जो कार्यक्रम नेताजी, लोहिया जी को लेकर के चले हैं उसी पे ये पार्टी चले। लेकिन आपको नहीं लगता कि मुलायम सिंह जी की नाराज़गी का, शिवपाल जी की नाराज़गी का, परिवार के टूटने का नुकसान होगा आपको चुनाव में? मैं आपको कह रहा हूँ, परिवार अपनी जगह रहेगा, जो जिसका स्थान है वो हमेशा वैसे ही रहेगा। लेकिन राजनीतिक फैसलों में अगर कहीं दूरियां बनी हैं तो मैं समझता हूँ उसके कारण है। और हर बार मैं वही बात कहूँगा कि इस आंदोलन को हमारी जिम्मेदारी है, नई पीढ़ी के लोगों की जिम्मेदारी है। ये आंदोलन 25 साल आगे कैसे जाए? जिस आंदोलन ने न जाने कितने नेता बनाए हैं, न जाने कितने सवालों पर खड़े होकर के समाज को कम से कम नई दिशा दी हो। तो चुनाव के बाद आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा खुशी नेताजी को होगी, सबसे ज़्यादा सम्मान नेताजी का होगा, तो कैसे होगा ये? मैं यकीनन कह सकता हूँ कि समाजवादी की सरकार बनेगी, नेताजी का सबसे ज़्यादा सम्मान बढ़ेगा। ये तो आपने कई बार कहा है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कैसे बढ़ेगा? अरे नेताजी यही चाहते हैं ना, उत्तर प्रदेश में सरकार बने समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी सरकार बनने जा रही है। आप देखिए ना, विरोधी दलों को कुछ बोलने को नहीं है उनके पास। वो क्या बोल रहे हैं वो विरोधी दल के लोग? उनके पास कुछ हो तो बताएं। हम तो कहते हैं बीजेपी की केंद्र सरकार है, लखनऊ में ही बता दें कौन सा बड़ा काम किया उन्होंने। लखनऊ भूल जाओ, अगल बगल का कोई शहर हो वहीं बता दें कि कौन सा बड़ा काम किया है। कोई काम किया हो तो बताओ। कानून व्यवस्था, केवल एक बात कानून व्यवस्था पे, लेकिन उन्होंने क्या हमारी मदद की है? केंद्र सरकार उनकी है, 70 से ज़्यादा MP यहाँ से जीत के गए हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, आपने कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई सहयोग, कोई मदद की हो तो बताओ। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस की जो स्कीम चल रही थी वो भी खत्म कर दी।
पैसा छीन लिया उसका भी। और फिर कानून व्यवस्था करने वाले, बात करने वाले कौन लोग हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके, जरा उनके बारे में जानकारी करिए। क्या है राष्ट्रीय अध्यक्ष? उन्होंने बहुत कृपा की होगी कानून व्यवस्था पर। और प्रदेश अध्यक्ष उनके, हमने भी सदन में उन्हें चिल्लाते देखा है, इसी सदन से गए हैं वो। अब उन दोनों की धाराएं मिला लो, कितनी किस पे धाराएं रही होंगी। जिन पे धाराएं लगी रहीं, जिन्होंने खुद कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई हों, वो आज आ रहे हैं कह रहे हैं कानून व्यवस्था। मैं तो कह रहा हूँ 100 नंबर एक उपलब्धि है सरकार की, और कोशिश की है कि इसके माध्यम से कानून व्यवस्था को बेहतर किया जाए। और इसके अलावा मैं समझता हूँ दुनिया में अगर कोई बेहतर इंतज़ाम हो तो मुझे कोई बताए। अगर न्यूयॉर्क जाते हैं आप, वहाँ का इमरजेंसी नंबर, पुलिस का नंबर आप जानते हैं। इसी तरह और जगह जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको अपना के उत्तर प्रदेश में पहली बार 100 नंबर शुरू किया गया है। कोई फ़ोन उठने की शिकायत नहीं। मैं एक दिन सुन रहा था बीजेपी के नेता कह रहे कि फ़ोन नहीं उठता है FIR दर्ज के लिए। मैं कहता हूँ कि कोई बताए मुझे कि किस समय उन्होंने 100 नंबर पे फ़ोन मिलाया था जिस समय फ़ोन नहीं उठा था। अभी तो मैंने एक अखबार में पढ़ा कि उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं, जो लड़कियां शिकायत करती हैं, फ़ोन करती हैं और अपना फ़ोन रिचार्ज करवाने जाती हैं, उनके फ़ोन नंबर नोट कर लेते हैं और लड़कियों के फ़ोन नंबर 50-50 रुपए में बेचे जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको ये जानकारी फिर दोबारा करनी चाहिए पूरी सच्चाई से कि जो 1090 ने खुलासा किया था या उन लोगों ने जिन लोगों को पकड़ा था वही स्टोरी अखबारों में छपी है। और अगर ऐसा कहीं हो भी रहा है, अगर शिकायत सरकार तक पहुंची है तो कार्रवाई हुई है। कई लोगों पर 4-4, 5-5 सिम रख करके लोगों को, लड़कियों को परेशान करते थे। मैं समझता हूँ 1090 में आपको जानकारी करनी चाहिए क्या इस तरह की घटना की उन्होंने खुलासा किया कि नहीं किया। बहुत सारे इल्ज़ाम आपकी सरकार पर लगे हैं। आप खुद ही जिक्र कर रहे हैं कि विरोधी दल बार बार लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठा रहे हैं। इसको लेकर के बहुत सारे सवाल मुझे पूछे। मैंने ये कहा कि जो लोग उठा रहे हैं सवाल, जरा अपनी धाराएं भी तो बता दें उत्तर प्रदेश की जनता को क्या क्या धाराएं उन पर लगी रही हैं। जब वो आएंगे तो उनकी धाराएं मैं उनसे जरूर पूछूंगा। आपकी अदालत में अखिलेश यादव पर इल्जाम है कि इन्होंने चुनाव जीतने के लिए नापाक समझौता किया। अब मुलायम सिंह ने जीवन भर संघर्ष किया कांग्रेस के खिलाफ और आपने कांग्रेस से ही समझौता कर लिया। मैं समझता हूँ कि जब नेताजी संघर्ष कर रहे थे, मैं पूछता हूँ कांग्रेस पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी कौन सी थी जिससे संघर्ष करना था? उस समय केवल कांग्रेस पार्टी थी। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लोग लड़ रहे थे और वही नेताजी ने किया। नेताजी भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ रहे। लेकिन आज तो दूसरे दल हैं जो इस समाज में जहर घोलना चाहते हैं। दूसरे दल के ऐसे लोग हैं, जब भी मुंह खोलते हैं उनके नेता कोई न कोई ऐसी बात कहते हैं जिससे समाज में नुकसान हो जाए। तो आज तो वो ताकतें हैं, कम से कम उन ताकतों को रोकने के लिए ये गठबंधन किया है। जिससे गठबंधन किया वो कह रहे थे कि 27 साल यूपी बेहाल, और अब लोग कह रहे हैं कि अखिलेश ने कर दिया कांग्रेस को मालामाल। देखिए, अगर दोस्ती चली तो यही 27 साल बेहाल वाले होंगे कि 27 साल खुशहाल वाले। ये नारा बदल भी सकता है और 27 साल खुशहाली के भी आ सकते हैं। लेकिन आपने कुछ ज़्यादा सीटें नहीं दे दी, 105। मैं समझता हूँ दिल बड़ा होना चाहिए दोस्ती करने के लिए। कंजूस आदमी से दोस्ती क्या करोगे? लेकिन ये दिल बड़ा तो अपनों के लिए भी हो सकता था ना। वो कह रहे हैं कि अपनों पे सितम, गैरों पे करम। नहीं, हम तो कहते हैं कि हमारे साथ जितने लोग हैं, इस पार्टी के लोग हैं, वो हमारे साथ हैं सब। अगर शिवपाल जी को 60-70 टिकट दे देते तो इतना झगड़ा ही नहीं होता। राहुल जी को 105 और उनको 1। अब उस पर मैं इसलिए नहीं करूँगा बात, 11 तारीख के बाद बात करूँगा उस पर। 11 तारीख के बाद तो वो अलग पार्टी बना लेंगे। शायद उन्हें पता होगा कि अगर नई पार्टी बनेगी नए दल में, उनकी सस्ता चली जाएगी। अपनों को थोड़ी बहुत टिकट देने में तो आपको रिलक्टेंस थी, लेकिन राहुल जी को 105, वो 60-70 पे मान जाते। नहीं, मैंने आपसे कहा कि दोस्ती लंबी चले और कम से कम बड़े दिल से, और जो सीटें अगर ऐसी हों कि वो जीत सकते हैं तो देने का काम किया पार्टी ने। मैंने तो ये सुना कि 105 सीटें आपने दी और कांग्रेस के पास तो 105 उम्मीदवार भी नहीं थे, तो 25 उम्मीदवार आपने दिए जो हाथ के चुनाव पर लड़ेंगे। अगर ये बात पता है तो बहुत अच्छी बात है। और ये खराब बात क्या है? ये भी पता है कि
हेलीकॉप्टर भी आप दे रहे हैं और चुनाव लड़ने का खर्चा भी आप ही दे रहे हैं। नहीं, ये जानकारी गलत है। मैं कैसे खर्चा दे सकता हूँ? अभी तो चुनाव आयोग को हर दिन हिसाब किताब देना है मुझे, ये संभव ही नहीं है। तो आपने जो कांग्रेस जिसका उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं था उसको रिवाइव कर दिया। ये अभी नहीं कह सकते आप, ये तो जब चुनाव का परिणाम आएगा तब पता लगेगा कौन रिवाइव हुआ, कौन पीछे चला गया। इस समझौते से कांग्रेस को फायदा तो होगा। स्वाभाविक है, कम से कम उन्हें फायदा हुआ, हमारी सरकार भी बन रही है, दोनों मिलकर के 300 से ज़्यादा सीटें जीतने वाले हैं। अब सबके भाषण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पे हो गए। आप जिस का भी भाषण अब सुने पिछले 2-3 दिन से, सभी केवल अलायंस को टारगेट कर रहे हैं। अरे 2 कम उम्र वाले लोग साथ आए, अभी कोई सरकार थोड़ी बन गई है। हाँ, लेकिन उन्हें डर लग रहा है कि हाँ ये दोनों मिलकर के सरकार बना लेंगे। इसमें मुसीबत ये हो रही है कि पैडल आप मार रहे हैं और हैंडल उनके पास है। मैंने ये कहा अपने भाषणों में कि साइकिल तो कभी कभी हाथ छोड़ के भी चलाई जाती है, लेकिन अब हाथ साथ आ गया है तो सोचो कैसी चलेगी साइकिल। लेकिन ये ना हो कि इस साइकिल की दिशा हाथ तय करने लग जाए और आप सिर्फ पैडल चलाते रह जाए। ऐसा जब पैडल चलाने वाला जानता है कि उसको कितनी रफ्तार से चलाना है। आपने जब अलायंस किया तो सुना कि प्रियंका गांधी से आपकी सीधे बात हो रही थी सीटों को लेकर के। अब ये अलायंस कैसे हुआ, ये तो अब तो मतलब नहीं उस बात का, अब तो अलायंस हो गया है। नहीं, मतलब तो है, पता तो चलना चाहिए कि किसकी चलती है वहाँ। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के सभी लीडरशिप उसमें शामिल रही होंगी, तभी ये निर्णय हुआ है। लेकिन इनिशिएटिव आपका था, पहल आपने की थी। इनिशिएटिव दोनों का ही था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों का। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का, या अखिलेश यादव और प्रियंका का? इसका कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का अलायंस हो गया, ये आमतौर बात पे आप हर सवाल का साफ साफ जवाब देते हैं। आप तो अंकल के बारे में साफ साफ बात कर देते हैं, इसमें थोड़ा घुमा रहे हैं। नहीं, मैंने ये कहा कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ है। उनकी तरफ से जो सीनियर लीडरशिप है वो बात करेगी, हमारी तरफ से हमारी सीनियर लीडरशिप है वो उन्होंने बात की है। तो आपको उम्मीद है कि फायदा समाजवादी पार्टी को होगा या कांग्रेस को होगा? मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के लिए, मान लीजिए एक्सप्रेसवे ये हम आगरा से लखनऊ तक बनाने में कामयाब हो गए, आने वाले समय में सरकार बनेगी तो यही लखनऊ से लेकर के गाजीपुर बलिया तक पहुँच जाएगा, क्योंकि 50% से ज़्यादा ज़मीन ली जा चुकी है, उसका शिलान्यास हो चुका है। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे फैसले काम जो शुरू हुए हैं वो पूरे किए जा सकते हैं। आपके लखनऊ में मेट्रो है, कानपुर में मेट्रो शुरू होने जा रही है, किसानों को इतने बड़े पैमाने पे जो सुविधाएं दी हैं, दोनों दल साथ आकर के सरकार बनाने में कामयाब हो गए तो किसान, मजदूर, नौजवान से लेकर के उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता दिखाई देगा। लेकिन अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी को ये लगता है कि ये सब काम आप अपने दम पर कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ती तो ज़्यादा सीटें ले सकती थी। मैं तो चाहता ही था कि अकेले पार्टी लड़े, अकेले पार्टी चुनाव में जाए। हमारी तो पूरी तैयारी थी, हमारा रथ तैयार था, साइकिल तैयार थी, पार्टी के गाने तैयार थे, पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार था। आप देखिए मैनिफेस्टो जो लेकर के आए बीजेपी वालों ने उसी की नकल कर ली। बहुजन समाज पार्टी तो मैनिफेस्टो लाती नहीं, और कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा है कि अगर कोई बात किसानों के लिए कही गई, कोई बात मजदूरों के लिए कही गई, नौजवानों के लिए कही गई, या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई बात रखी गई हो तो उन बातों पर अमल होगा, वो पूरी की जाएंगी। कम से कम ये भरोसा तो लोगों को है, और मैनिफेस्टो बना करके हम पहले आए। सब तैयारी थी, 400 सीटों पर लड़ने की, रथ तैयार था, साइकिल तैयार थी, मैनिफेस्टो तैयार था, तो फिर क्या हुआ कि आपको रास्ता मुझे वही तो नहीं समझ में आ रहा कि आखिरकार सब कुछ तैयार था, फिर कौन से लोग हैं ऐसे, क्यों समाजवादी पार्टी को रोकना चाहते थे? लेकिन नेताजी तो आज भी इस बात से खुश नहीं है कि आपने कांग्रेस से अलायंस किया, शायद इसीलिए वो कह रहे हैं कि प्रचार नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ नेताजी प्रचार भी करेंगे और पार्टी को आशीर्वाद भी देंगे, हमारा तो यही मानना है। आपको लगता है कि उन सीटों पर भी जाएंगे जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं? ये कह पाना मुश्किल होगा कि नेताजी कितनी जगह जाएंगे, लेकिन जहां नेताजी कार्यक्रम देंगे वहां कार्यक्रम होगा उनका। और जो उनकी नाराजगी है इस अलायंस को लेकर के, उसके बारे में आपने उनसे बात की? मैंने उनको जानकारी दी थी, बताया था कि अलायंस होने जा रहा है। उन्होंने सहमति जाहिर की थी या नहीं? बिल्कुल सहमति थी उनकी भी।
लेकिन क्योंकि मैंने उनका टीवी पर बोलते हुए उनको देखा, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के साथ अलायंस वैसे नेताजी की दोनों बातें थी, सहमति भी थी, नाराजगी भी थी। सहमति आपसे और नाराजगी कांग्रेस से? नहीं, मैंने कहा नेताजी अब तो बात वो खत्म हो गई है, अब तो केवल बात चुनाव की और प्रचार की है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण का सबके नॉमिनेशंस खत्म हो चुके हैं। तो ये माने कि आपने जो कांग्रेस के साथ जो समझौता किया, कांग्रेस को 105 सीटें दी, ये किसी मजबूरी के तहत दी? कोई मजबूरी नहीं। उत्तर प्रदेश में दोबारा समाजवादी सरकार बने, जिस गति से विकास कार्य यहाँ हो रहे थे उसी गति से आगे बढ़ें, क्योंकि जनता ये चाहती, जनता के बीच में खुशहाली तभी आएगी, लोगों के जीवन में परिवर्तन तब आएगा कि इसी तरीके से काम हो। और दलों ने बहुत निराश किया है। बीएसपी ने क्या किया है वो सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी से बहुत कुछ लगता था लोगों को कि ये काम करेंगे। मैं समझता हूँ इस बजट के आ जाने के बाद लोगों को निराशा आई है। नोटबंदी से लोग परेशान हुए हैं, अर्थव्यवस्था खराब हुई है, किसानों को तकलीफ हुई, मजदूर घर लौट के आ गए। तो कितना नोटबंदी का प्रचार किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक के बहाने देशभक्ति जगाई। कोई सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार हुई क्या? फौज के लोग बताते हैं ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक अक्सर हुआ करती है। दूसरी तरफ नोटबंदी से जो नुकसान हुआ है, मैं समझता हूँ उसकी भरपाई जल्दी होने वाली नहीं है और लोगों को परेशानी हुई है, तकलीफ हुई है। वो लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रहे हैं। व्यापारियों का नुकसान हुआ है, सब व्यापारी नाराज बैठा हुआ है इस पार्टी से। और फिर देश को क्या दिया है? हम तो कहते प्रदेश को क्या दिया है? कोई बड़ा काम किया हो तो बता दें। इस बजट में उत्तर प्रदेश को कुछ दिया हो तो बता दें। इतने मंत्री बने हुए प्रदेश से, इतने लोकसभा के सांसद हैं, इन्होंने जो आदर्श गांव बनाए उनकी हालत देख ली। आदर्श गांव की क्या हालत है? किसी भी स्तर पर कोई बड़ा फैसला जनहित में नहीं दिखाई दे रहा। आपकी अदालत में अखिलेश यादव पर इल्जाम है कि ये जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हैं। आपको जब पब्लिक मीटिंग में बोलते लोग देखते हैं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखते हैं, लगता है इतना झगड़ा हुआ, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन आपको लगता है कि बिल्कुल अब जीत पक्की है, आत्मविश्वास कुछ ज़्यादा नहीं है? देखिए, कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी बात है। और फिर जो घटना हो गई, जिन परिस्थितियों से आप गुजर गए, वो वापस तो आने वाली नहीं है। जहाँ तक लोगों के समय मैं रोता हुआ जाऊं तो कौन मुझे वोट देगा? रोते हुए को अगर वोट देते हो तो मैं जाके फिर रोऊं जाकर वहाँ सबके सामने। लोग अच्छे की तरफ देखते हैं, आगे बढ़ने की सोचते हैं, अच्छाई की तरफ सोचते हैं। तो कम से कम हमें कोई तकलीफ हो, परेशानी हो, हम तो नहीं अपना चेहरा लटकाना चाहते या दुखी होकर के उनके सामने जाना चाहते हैं। इतना झगड़ा, इतनी तकलीफ, इतनी टेंशन, ये क्यों नहीं चेहरे पर दिखाई देती? ये अब आदत सी पड़ गई, ये समझ लो बात। और इतना कुछ देख लिया है कि अब कुछ देखने को बाकी भी नहीं है। गालिब ने कहा था कि दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। ठीक बात कह रहे हैं आप। लेकिन मायावती जी ये बार बार पूछ रही कि जो अपने पिता का न हुआ वो यूपी की जनता का क्या होगा? देखिए, मैं किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने किसी नेता पे लगा दिए तो उस नेता को बड़ा दुख होगा। इसलिए मुझे अपनी सीमा में और जैसा मैं हूँ वैसा ही बना रहने दो मुझे। उन्होंने तो जो मुस्लिम मतदाता हैं उनसे बड़ी साफ साफ अपील की है कि अखिलेश को वोट मत देना, क्योंकि इनके घर में झगड़ा है, एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं, मैं ही आपका भला कर सकती हूँ। अरे झगड़ा हमारे यहाँ, तुम्हें क्या लेना देना? अच्छा, तुम्हें कोई समर्थन नहीं दे रहा और आप अब झगड़े पे वोट लेना चाहते हो, तो सोच लो सरकार किसकी बनने जा रही है इसका मतलब। देखिए, उन्होंने तो ऐसे काम किए, कौमी एकता दल जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया था, जिसका विलय आपने नहीं होने दिया था, वो अब उनके साथ चले गए, मुख्तार अंसारी, उनका पूरा परिवार। और देखिए, आरोप लगाना आसान है, आप किसी के बारे में बुराई करना आसान है। मैंने केवल इतना कहा कि जो उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, मैं चाहता हूं कि एक्सप्रेस वे पे बहस हो। लोग मुझसे पूछें कि एक्सप्रेस वे से लाभ क्या होगा, मुझसे पूछें कि भाई ये शहर में जो ट्रैफिक है इसका स्थायी इंतज़ाम क्या हो सकता है, ये जो कूड़ा शहरों में है इसका स्थायी इंतज़ाम क्या हो सकता है। इसी तरह अगर गाँव का विकास, अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो, गाँव का सामान, किसान का सामान मंडियों तक कैसे पहुँचे,
दूध का उत्पादन कैसे पहुंचे, मैं चाहता हूं इसमें बहस करें। नहीं, वो क्योंकि दूसरी इस चीज पे पर हमने बहस काम करना किया चाहती है। हैं। वो बहस करना चाहती हैं कि आप ये बताइए कि मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, 62 लोग मारे गए, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ उसका मैं पहले भी जवाब दे चुका हूं। दुख हुआ, अफसोस है कि ऐसी घटना हो गई। आखिरकार कौन लोग थे जिन्होंने किया? ऐसे लोग जो आज भी माहौल खराब करना चाहते हैं। मैं पूछता हूं, बहुजन समाज पार्टी के लोग उस समय कहां थे? जिस समय मुजफ्फरनगर का दंगा हो रहा था, क्या उनके लोगों की काम करने का तरीका था? उनकी भी तो नेतृत्व था। आखिरकार वो क्या कर रहा था वहां पे? कल ही उन्होंने कहा कि मेरे राज में, मायावती जी के राज में एक भी दंगा नहीं हुआ, अखिलेश यादव के राज में 5 साल में 500 दंगे हुए। भाई वो अपनी बात क्यों कहेंगे खराब बात? ये तो आंकड़े आपको वहाँ से मंगाने चाहिए कि आखिरकार किसके में दंगे कितने हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं छिपा है कि दंगे उनकी सरकार में भी हुए हैं। देखिए, कुछ आंकड़े आपके राज के मेरे पास में हैं। 2012 में 227 दंगे, 2013 में 247, 2014 में 242, 2015 में 219 और 2016 के आंकड़े भी आने बाकी हैं। मैं ये कहता हूँ कि दूसरी पार्टियों की ये तुलना नहीं है कि मेरे में दंगा कम हुए, उसके में ज़्यादा दंगे हुए। ये जो घटनाएं हुई हैं उस पर कार्रवाई की। आखिरकार कौन लोग थे जो दंगा कराना चाहते थे? सवाल ये है सबसे बड़ा, ये आखिरकार दंगे कराने वाले कौन हैं? आप उनका नाम क्यों नहीं लेते हैं? कम से कम उनके बारे में बताना चाहिए कि दंगा कराने वाले ये लोग हैं। थाने में बैठ करके घटनाओं का जानना, गायों को रोकना और तमाम ऐसे काम करना, आखिरकार कौन लोग थे जो दंगा कराना चाहते थे? लेकिन आपकी सरकार थी, आपको जिम्मेदारी थी उन दंगों को हमने रोकने की। जिम्मेदारी निभाई और जितनी कड़ी कार्रवाई कर सकते थे, जितना रोकने के लिए कर सकते थे, वो सब कुछ किया है। देखिए, सिर्फ वो नहीं, आपकी पार्टी के लोग, पुराने नेता अंबिका चौधरी, नारद राय, ये लोग बहुजन समाज पार्टी में चले गए आजकल। ये भी कह रहे हैं कि जिन नेताओं के आपने नाम लिए, ये बहुत बड़े नेता नहीं है, पहले तो बात। और मैं तो इन नेताओं से और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर कोई रहा बचा हो उसको भी ले जाओ आप। अगर कोई छूट गया हो गलती से तो हम कहते हैं कि तुम उन्हें भी बुला लो। चलिए, एक बात मैं साफ साफ पूछ लेता हूँ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, मुलायम सिंह जी की बड़ी ताकत ये रही कि यहाँ का जो मुस्लिम समुदाय है उसने हमेशा मदद की है आपकी पार्टी की, आपको मुख्यमंत्री बनाने में। आज क्या ऐसे हालात हैं कि मायावती जी की पार्टी ने 99 टिकट दिए सबसे ज़्यादा, तो फिर ये वोट बदलेंगे? 2012 में आप हर दल के मुस्लिम प्रत्याशी निकाल लीजिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, पीस पार्टी या अन्य निर्दलीय, आप पाएंगे कि 2012 में सबसे ज़्यादा मुस्लिम प्रत्याशी थे। तो ये स्वाभाविक है, आबादी उनकी इतनी है, स्वाभाविक उन्हें टिकट मिलेगा इतना, ये तो अच्छी बात है। और जीतने वालों की संख्या किसके साथ ज़्यादा है, ये भी आपको आंकड़े निकालने चाहिए। हम समाजवादी लोग उनके बीच में काम करते हैं, उनको कैसे और आगे बढ़ाया जाए, उस समाज को, मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यक को, वो समाजवादी पार्टी काम करती है। उनकी नीयत केवल बहुजन समाज पार्टी की, अन्य दलों की है, केवल लाभ लेना, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं करना। हम तो कहते हैं उन्होंने कोई काम किया हो तो बता दें हमें। हमने कम से कम उत्तर प्रदेश की जितनी लाभकारी योजनाएं थीं उसमें आबादी के हिसाब से उन्हें हक देने का काम किया है। उनकी उतने आबादी के हिसाब से 20% उनको मदद करने का काम प्रदेश की तमाम योजनाओं में किया है। लेकिन अब तो वो कह रही हैं कि अखिलेश यादव को वोट दोगे तो तुम्हारा वोट वेस्ट हो जाएगा। अब वेस्ट कैसे हो जाएगा? उन्हें पता है कि सरकार बनने जा रही है। कौन नहीं जानता सरकार बनने नहीं जा रही? कौन नहीं जानता? उत्तर प्रदेश के लोग पहले तो कहते थे कि हाँ समाजवादी पार्टी आगे है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी और कांग्रेस की मिलकर के आने वाले समय में 300 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। चलिए, उम्मीद और है यही बौखलाहट है दूसरे दलों में। आप देखिए, एक हफ्ता पहले उनके भाषण और एक हफ्ते वाले भाषण हमारे देखिए। हम लोगों को कहा जा रहा है शहजादे। अरे हम क्यों शहजादे हैं? हम तो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। अरे हम तो आपको कहते हैं कि आप क्या हैं, आप भी तो बताओ, अपना काम तो बताओ। कुछ काम तो गिनाने को है नहीं, तो एक शब्द निकाल लेंगे कोई, वही बोलेंगे हर भाषण में। लेकिन काम तो आपको गिनाने हैं ना, आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में। हम ये कहते हैं केंद्र में सरकार उनकी है, कम से कम बताएं अच्छे दिन वाले लोग कि उन्होंने क्या जनता के लिए किया है, क्या सुविधाएं दी है। आपकी बातों से लग रहा है कि आपका मुकाबला बीएसपी से नहीं है, बीजेपी से है ज़्यादा।
मैं ये कहता हूं कि समाजवादी बहुत आगे हैं, हमारा मुकाबला नहीं है इन दोनों दलों से। तो फिर किससे है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के सरकार बनाने जा रही है। मुकाबला अपनों से तो नहीं है। अब अपनों वाला मामला खत्म हो चुका है। आपकी अदालत में अखिलेश यादव पर इल्जाम है कि अपने काम को लेकर इनके दावे झूठे हैं। अब देखिए सोशल मीडिया में क्या छपा। राहुल गांधी के साथ आप यात्रा पर निकले तो बिजली के तार थे, आप तो डरे नहीं। राहुल गांधी बहुत डर गए, राहुल गांधी एकदम झुके रहे। तो लोगों ने कहा कि आपको तो पता था इन तारों में बिजली नहीं है, उनको नहीं पता था। मैं आपको ये बात बता दूं, जिस भी साथी ने लिखा होगा ये पक्का भक्त होगा या फर्जी अकाउंट वाला आदमी होगा। और ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि शहरों में 24 घंटे बिजली आज समाजवादी सरकार में मिल रही है और गांव में 16 से लेकर 18 घंटे बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। जहाँ तक तारों का सवाल है, अमीनाबाद के तार अंदर हो चुके थे, जहाँ सभा खत्म हुई है वहाँ के तार अंडरग्राउंड हो चुके हैं। मेट्रो जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मैंने निर्देश दिए हैं कि डक्ट बना करके जितनी भी सर्विसेज हैं सब अंडरग्राउंड हो जाएंगी। और यही नहीं, पहली बार उत्तर प्रदेश में अपने संसाधन से करीबन 20-25 जिलों में अंडरग्राउंड केबलिंग हो रही है, जिसमें मऊ है, आजमगढ़ है, आपका कन्नौज है, रामपुर है। ऐसे तमाम स्थान है जहाँ पर अंडरग्राउंड केबलिंग हो रही है, जिससे कि लाइन लॉसेस और अननेसेसरी जो फ्लक्चुएशन होती है उसको रोक सकें। मैं तो कहता हूँ कि पहले किसी सरकार ने अंडरग्राउंड ज़्यादा किया हो तो बताएं हमें। वो तो क्योंकि तस्वीर अच्छी लगेगी सबको कि दोनों झुक रहे हैं, तार दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं। झुक रहे? नहीं, मैं भी झुका हूँ क्योंकि तार आ जाएगा तो ये कम से कम बचना तो पड़ेगा ही। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा इल्जाम लग रहा है वो है लॉ एंड ऑर्डर पर। मायावती जी भी ये कह रही हैं और अमित शाह भी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का नाम नहीं है और इसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार है। अगर ये दोनों कह रहे हैं गुंडा राज, अगर बीएसपी के लोग कह रहे हैं और अगर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये गुंडा राज है, तो मैं समझता हूँ इनकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं कि दोनों मुझे ये बताएं, केंद्र सरकार उनकी है, पुलिस मॉडर्नाइजेशन में पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलता था। नीति आयोग बन जाने के बाद पुलिस मॉडर्नाइजेशन का पूरा पैसा खत्म कर दिया, आज किसी भी स्टेट को नहीं दिया जा रहा। मैं बहुजन समाज पार्टी और पत्थरवाली सरकार की नेता से कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए अगर पुलिस के लिए कोई अच्छा काम किया हो तो बताओ। मैं ये कह सकता हूं, आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा पुलिस में प्रमोशन अगर किसी ने किए हैं तो समाजवादी सरकार ने की है। सबसे ज़्यादा पुलिस भर्ती और बिना सवाल खड़े किए किसी ने भर्ती की है तो समाजवादी पार्टी ने करके दिखाया है। आपका 100 नंबर जो प्रोफेसर वेंकट को ला करके सरकार का सलाहकार बना करके, वर्ल्ड ओवर यही सिस्टम है जो उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के लिए मैंने शुरू किया है। न्यूयॉर्क में अगर इमरजेंसी नंबर है पुलिस का, या यूके में है, या सिंगापुर में, हमने अपने सीनियर ऑफिशियल्स की टीम भेजी थी, एक्सपर्ट्स को भेजा था, वहाँ महीनों स्टडी कर करके, और उत्तर प्रदेश के लिए पहली बार हुआ कहीं भी फ़ोन आने पर आप पुलिस 10 या 15 मिनट में पहुंच रही है। मैं तो कहता हूं कि कोई भी किसी समय फ़ोन मिला करके देख ले, दिन रात सुबह शाम वो फ़ोन उठेगा, अटेंड किया जाएगा और पुलिस मौके पर पहुंचेगी। ये कम से कम भरोसा उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादियों ने दिलाया है। अखिलेश जी, ऐसी बातों का क्या फ़ायदा, ऐसे दावों का क्या फ़ायदा? ये 2 दिन की घटनाएं, कल जो आज के अखबारों में मैंने पढ़ा, मेरठ में गुंडों ने एक गोडाउन पर हमला किया, एक्सटॉर्शन करने के लिए घुसे। 24 साल के अभिषेक ने अगर रेसिस्ट किया तो उनको गोली मार के हत्या कर दी। लखनऊ में एक व्यापारी की दिन दहाड़े, श्रवण साहू, इनकी हत्या कर दी गई। तो ये 100 नंबर, ये प्रमोशन, इन सब का, मैं ये कहता हूँ कि पुलिस को जानकारी मिल जाए, और जो दोनों केसेस के बारे में आपने बताया है, पुलिस बहुत जल्दी दोनों केसेस के बारे में पता कर लेगी और सच्चाई सामने आएगी। कई बार जब घटना होती है तो लोग जरूर सरकार पे आरोप लगाते हैं, पुलिस पे आरोप लगाते हैं, लेकिन घटना की जब सच्चाई सामने आ जाती है तब पुलिस पर और सरकार पर लोगों का भरोसा बढ़ता है। अमित शाह ने बताया कि 7,650 अपराध की घटनाएं रोज होती हैं उत्तर प्रदेश। मैं ये कहता हूँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि कम से कम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और जहाँ उनकी सरकारें हैं उनका भी आंकड़ा साथ लेकर के आए। अकेले उत्तर प्रदेश का आंकड़ा ठीक नहीं लग रहा। उन्होंने एक और बड़ी गंभीर बात की, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को डर नहीं लगता,
पुलिस को डर लगता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं भोजन, बीजेपी को उनको डर नहीं लग रहा? बताइए, उन्हें भी नहीं डर लग रहा? उन्हें अपनी धाराओं के बारे में, अपने बारे में बताना चाहिए। और जहाँ तक कानून व्यवस्था के सवाल पर, सरकार ने अच्छा काम किया है और लगातार किया है। जो आंकड़े दिखाए रहे वो आंकड़े दूसरे प्रदेश के भी लेके आए। नहीं, लेकिन जो नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं, हाँ, उसी से हर मैं कह दिन रहा के हूँ। आंकड़े, उत्तर प्रदेश में हर दिन 24 बलात्कार, 13 मर्डर। मायावती जी का नहीं, ये मैं दावा ये है कि कहता हूँ। उनके राज में कानून व्यवस्था बेहतर थी। मैं ये कहता हूँ कि जो आंकड़े आप ला रहे हैं, पहले तो पुलिस अटेंड कर रही है इन मामलों को। इससे बेहतर क्या इंतज़ाम था? जो काम पुलिस ने अच्छा किया है वो कहाँ है, वो भी बताना चाहिए। वहीं दूसरे प्रदेशों में जो घटनाएं इसी तरह की घट रही हैं, क्या उनके भी आंकड़े दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे? क्या मध्य प्रदेश, क्या छत्तीसगढ़, क्या आपके महाराष्ट्र के भी आंकड़े आए तो अच्छा अब है तो ना? चुनाव उत्तर प्रदेश में है और अब जनता तो आप पर सवाल उठा मैं रही ये है। कहता हूं, जो पुलिस के लिए समाजवादी लोगों ने काम किया, इससे बेहतर क्या काम किया होगा? पुलिस का फोन उठे, ये तो आप कह रहे हैं जानकारी कि मिल जाए। शांति है, कोई अपराध नहीं है। मैं ये कहता हूं कि घटना होगी तो कार्रवाई भी होगी, पुलिस पहुंचेगी। और दूसरा बड़ा इल्जाम लगाया जो मायावती जी ने भ्रष्टाचार का, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षण दिया अखिलेश यादव की सरकार ने। कमाल है। वैसे मैंने तो अजूबा ये मानता हूं कि ताजमहल अजूबा है। अगर हमारी पत्थर देवी वाली सरकार की नेता जो है वो ये कहें भ्रष्टाचार, ये भी अजूबा ही बात है। यादव सिंह के केस में नोएडा अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति का केस चला। जब हाई कोर्ट में मामला आया सीबीआई की जांच का, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने विरोध किया, सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए। मैं ये सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां विरोध किया। वो ठीक है, सरकार अपना पक्ष रख रही है। मैं ये जानना चाहता हूं, पहली बात तो सबको ये बात पता होनी चाहिए, यादव सिंह यादव नहीं है। पहले ये सब बात सबको पता होनी चाहिए। हमारा तो ये है कि वो यादव सिंह को यादव हैं, और ये सबसे करीब तो उन्हीं के हैं जो आरोप लगा रही हैं। आप ये भी जानकारी कर लीजिए। तो फिर तो आपको सीबीआई इंक्वायरी को सपोर्ट करना चाहिए था। जो सरकार का पक्ष था, अगर किसी के पर झूठे इल्जाम हो, अन्याय हो रहा हो, तो कम से कम सरकार अपना पक्ष तो रख सकती है। बाकी तो कोर्ट को तय करना है। हम अपना पक्ष भी नहीं रख सकते। नहीं, आपका पक्ष उनके फेवर में, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जो केसेस थे, किन मामलों के केसेस थे, क्या चीज थी, अगर उस पर सरकार भी पक्ष नहीं रखेगी। कोई प्राइवेट कंपनी का अपना काम कर रहा हो, उस पर आरोप लग रहा हो, लेकिन सरकार जवाब भी नहीं दे सकती अपना सच। लेकिन जवाब दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई आपकी सरकार को, आपको, कि ये क्या, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसके बारे में आप सीबीआई जांच नहीं चाहते। तो ठीक है, हमने अपनी, क्योंकि जुडिशरी इंक्वायरी कर रखी थी, हमने इंक्वायरी हमारे यहाँ चल रही थी स्टेट गवर्नमेंट की। लेकिन हर केस में हाई कोर्ट ने खनन के मामले में गायत्री प्रजापति पर सीबीआई की इंक्वायरी करने का आदेश दिया। आपने उनको हटा भी दिया सरकार से, अब फिर आपने टिकट दे दिया। नहीं, टिकट दे दिया, और वो मैं समझता हूँ जांच चल रही हुई, जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी जो भी होगी। लेकिन ये तो सही है ना कि जिसके ऊपर इंक्वायरी की बात होती है उसको आपका समर्थन मिलता है। मैं ये कहता हूँ, सरकार अपना सच पक्ष रखेगी कि नहीं रखेगी? सरकार का पूरा लॉ डिपार्टमेंट है, वो अपना पक्ष रखेगी सरकार की नहीं रखेगी? जरूर रखे, लेकिन हर बार सरकार का पक्ष उन लोगों के पक्ष में क्यों चाहता है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है? सीबीआई पे अगर है तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती उसमें। स्टेट गवर्नमेंट कैसे हस्तक्षेप कर सकती है? अगर सीबीआई के पास मामला है तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे हस्तक्षेप कर सकती है? और जिसके ऊपर सीबीआई का मामला है उन्हीं को आप चुनाव लड़वा रहे हैं। तो वो स्वाभाविक है, अगर वो वहां से जीत सकते हैं तो हम टिकट देंगे उनको। अच्छा, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके ऊपर कितने अब आपराधिक प्रजापति के बारे में तो इतना है कि उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया जा रहा है। हाँ, वैसे लोग तो कह रहे हैं यही मेहरबानी की आपने, यही काफ़ी है। अब कुछ भी कहा जाए, लेकिन वो अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। आप जिक्र कर रहे हैं कंप्यूटर का, आप जिक्र कर रहे हैं स्मार्टफोन का। हाई कोर्ट ने कहा कि जिस राज्य में स्कूलों में टाट पट्टी नहीं है वहाँ कंप्यूटर क्या करेंगे? स्कूलों में हमने पूरा हाई कोर्ट को भी लिख के दिया है, एफिडेविट दिया है कि धीमे धीमे स्कूलों में आपकी बेंचेस, कुर्सियां होना शुरू हो जाएंगी, और कुछ जगह स्कूलों में शुरू भी हो गया है। लेकिन 5 साल आपकी सरकार थी, अब आप शुरू कर रहे हैं।
सवाल सबसे बड़ा शिक्षा मित्र को समायोजित करने का भी था कि जिसको घोषणा पत्र में हमने लिखा 1,60,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र को समायोजित किया है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आपके स्कूल्स बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और उनकी पढ़ाई का स्तर कैसे बेहतर हो उसमें इस दिशा में भी सरकार काम कर रही है। यहाँ जो लोग हैं इनको मौका देंगे एक दो सवाल आपसे पूछने का, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं ट्विटर पर बहुत सारे सवाल आए हैं कि अखिलेश यादव आपकी अदालत में आए, उत्तर प्रदेश के मौके पर तो उनसे सवाल पूछेगा। ऋषि व्यास ने एक सवाल पूछा है, क्या यूपी के हमारे युवाओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन का लालच देकर वोट मांगना सही है? देखिए, लालच नहीं दे रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने जो सपना दिखाया कि डिजिटल इंडिया कर देंगे, तो असली काम डिजिटल इंडिया का कोई कर रहा है तो समाजवादी लोग कर रहे हैं। और फिर आप केंद्र सरकार ने तो कमेटी बनाई थी कि लोग कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाएं, फ़ोन से आप बैंकिंग इस्तेमाल करें। तो आपकी जानकारी होगी जो कमेटी ने यही सिफारिश की सब्सिडी दी जाए फ़ोन्स पे, और अगर हम उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं तो आरोप लगाए जा रहे हैं और हम तो फ्री स्मार्टफोन दे रहे हैं, वो सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं, हम फ्री स्मार्टफोन दे रहे हैं। ये कोई वोट के लिए लालच नहीं है, ये सरकार से जोड़ने के लिए योजना है। अब है तो वोट के लिए, ऐसी बात तो नहीं। अच्छा, लोकतंत्र में वोट नहीं मिलेगा तो हम सरकार में कैसे आएंगे? हमें कोई बता दे बिना वोट के सरकार में कैसे आया जाता है? तो ये बात सही है कि पिछली बार कंप्यूटर दिए थे, लैपटॉप, और इस बार स्मार्टफोन देंगे। देखिए, लैपटॉप ले दे के जनता से वोट लेने। पहले लैपटॉप का ज़माना था, आज स्मार्टफोन का ज़माना है, तो समाजवादी पार्टी ज़माने के साथ चल रही है। आज ऐप की ज़रूरत है। हम मान लीजिए सरकार में किसानों के लिए ऐप बना दें, कम से कम सरकार को इन्फॉर्मेशन तो होगी कि खेत में उसने क्या बोया है। मान लीजिए हम स्टूडेंट्स के लिए बना दें कि सरकार अगर चाहे जो नौकरियां निकलती फॉर्म कैसे भरे सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट का ऐप हो सकता है। तो सरकार से सीधा जोड़ने के लिए कम से कम ये पहल समाजवादियों की है, जिससे उसको दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, आपका भ्रष्टाचार का सवाल ना आ जाए, इसलिए कम से कम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में, स्मार्टफोन में, डिजिटल इंडिया में, इनमें आप और नरेंद्र मोदी एक ही रास्ते पर हैं। मैं ये नहीं कहता, वो केवल बताते हैं, कहते हैं, लेकिन समाजवादी लोग जमीन पर उतारते हैं। ये लैपटॉप उनसे पहले बांट चुके हैं, जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे उससे पहले लैपटॉप बांट दिए थे हमने। और अब स्मार्टफोन कोई वोट के लिए नहीं, कैशलेस इकोनॉमी के लिए नहीं, हम सरकार से सीधा जोड़ना चाहते हैं। ये तमाम सरकार का काम करने का तरीका बदलना चाहते हैं। वो आने वाले समय घर बैठ करके अगर बिजली का बिल दे दे, घर बैठ करके अगर वो एम्बुलेंस मंगा ले, घर बैठ करके पुलिस में FIR दर्ज करा दे, घर बैठ करके किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में अगर इंफॉर्मेशन आ जाए, अरे आप ही लोग हैं, आप भी ऐप चलाते हो अपनी न्यूज़ की, आप चाहते हो टीवी ना देखें, ऐप पे ही न्यूज़ देख लें, आपका भी तो टीवी चल रहा है मोबाइल पर। तो कम से कम हम सरकार से सीधा लोगों को जोड़ना चाहते हैं, गरीब, किसान, नौजवानों को। ये तो अच्छा काम कर रहे हैं आप, कि इमेज नहीं थी समाजवादी पार्टी की ऐसा करने के लिए, कि आपने किया, अच्छा किया। नहीं, ये कोई समाजवादी और उससे नहीं, ये हमारी सोच है, हम समाजवादी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम स्मार्टफोन से दूर हो जाएंगे। नए जमाने के समाजवादी अखिलेश यादव। समाजवादी सिद्धांत नहीं रोकता इन चीज़ों को। मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि ये हमें मोबाइल और लैपटॉप से कैसे सिद्धांत रोक सकता है। ये लोगों को जोड़ने के लिए, अगर मान लो सप्त क्रांति थी तो ये हम डिजिटल डिवाइड को खत्म कर रहे हैं, ये भी तो सिद्धांत हो सकता है हमारा। आप लोग में से जो सवाल पूछना चाहते हैं, एक दो सवाल हम लोग ले सकते हैं वक्त की वजह से। जब भी उत्तर प्रदेश के विकास की बात आती है तो हम मेट्रो और एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की 80% जनसंख्या गांव देहात में रहती है। वहां पे आज भी सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, या सड़कें बनती भी है तो 6 महीने ज़्यादा चलती भी नहीं है। वहां के बारे में क्या रोड मैप है अपना? मैं ये कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि गाँव और शहरों को जोड़ने के लिए लगातार सड़कों पर काम हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 50 जिला मुख्यालयों को मैंने 4 लेन से जोड़ा है। मैं अगर ये जान सकूं कि आप किस जिले के हो, किस जिले को, मैं बता सकता हूं कि काम समाजवादियों ने क्या किया है। मान लीजिए सबसे पिछड़ा इलाका जो था आपका हमीरपुर कालपी 4 लेन रोड हो गई, जो सबसे खराब रोड थी। आपकी बहराइच श्रावस्ती रोड बन गई, बाबतपुर से भदोई रोड है, आपकी वाराणसी से लेके सोनभद्र वाली सड़क है, आपकी ललितपुर से देवगढ़ वाली 4 लेन बन रही है, इटावा से मैनपुरी 4 लेन है, आजमगढ़ से मऊ 4 लेन है। आपके गाजीपुर जाने के लिए 50% किसानों से ज़मीन ले चुके हैं, वो 4 लेन बन रही है। तो 50 जिलों में 4 लेन सड़क बनाना, ये एक्सप्रेस वे बनाना, गाजीपुर तक ले जाना, कम से कम उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतरीन नेटवर्क सिस्टम बनाना चाहते हैं,
जिससे कि उत्तर प्रदेश के किसी कोने से अगर कोई आना चाहे तो 5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाए, और डोर टू डोर कनेक्टिविटी से बेहतर कोई कनेक्टिविटी नहीं हो सकती। आज पूरे देश में, प्रदेश में शिक्षाओं का स्तर गिर रहा है, और पाठ्य पुस्तक, अभी दिसंबर में एक सम्मेलन हो रहा था यहाँ पे इंडिया लिटरेसी बोर्ड में, कह रहे थे कि पाठ्य पुस्तकें कक्षाओं में नहीं पहुँची। इस चीज़ पे ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ये जो सुझाव है, ये ठीक बात है, ये ठीक बात है। कुछ किताबों के टेंडर में लेकर के कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली पेपर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, वो दिक्कत आई थी। तो मैंने आने वाले समय में जो घोषणा पत्र में लिखा है वो ये कहा है कि बेस्ट टीचर्स के ट्यूटोरियल्स को रिकॉर्ड करके बाकायदा डिजिटली अगर हम 50,000 1 लाख रुपए भी खर्च करेंगे तो स्कूलों में अच्छे टीचर्स के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, और उसमें खर्चा बहुत कुछ नहीं है। कुछ स्कूल्स में शुरू हो गया है। मैं समझता हूँ अच्छे टीचर्स से पढ़ाना आने वाले समय में हम कराएंगे, जिससे कि ये जो इशू है कि किताब समय पर नहीं मिली, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि अगली साल का पहले ही टेंडर का सब कुछ कर करके ठीक समय पर किताबें आ जाएं, वो इंतज़ाम कर देंगे। ये सही है कि जितने क्रांतिकारी आइडियाज़ हैं मॉडर्न ज़माने के, डिजिटल के या किताबों के या वीडियो के ज़रिए लोगों को पढ़ाने की, ये सब एक अमेरिका की कंपनी है जिसने आपको ये सजेस्ट किए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अमेरिका की कंपनी नहीं आई थी, उससे पहले हम लोग लैपटॉप बांट चुके थे, और उसके अंदर बाकायदा पहले प्री लोडेड हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बहुत सारे डाले थे। या ये सब प्रोफेसर साहब के आइडियाज़ हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? क्योंकि हमारे साथ के लोग जो दूसरी जगह भी हैं, दुनिया के दूसरे हिस्से में, कभी कभी सुझाव देते हैं, तो जो सुझाव अच्छा है वो मैं अमल कर लेता हूँ। और क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग ग्रो कर रहे हैं तो उस टेक्नोलॉजी को बेहतर समझते हैं, बस इतनी सी बात है। क्योंकि बहुत जगह अखबारों में छपा कि आपने हार्वर्ड के लीडर हैं, उनकी एजेंसी हायर की है और उन्होंने ही आपको सजेस्ट किया कि थोड़ा झगड़ा कर लीजिए परिवार में, इससे आपकी नहीं, ये वो जो मेल था वो एकदम फर्जी मेल था। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इस बात को एक्सपोज किया, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ। उन्होंने खुद ही जनरेट किया मेल, खुद ही मेल जनरेट किया और वही न्यूज़ बना दी। अब मैं उनका नाम कैसे ले लूँ, वो भी बड़ा चैनल है, तो अभी चुनाव के समय दुश्मनी बनाना ठीक नहीं है। ठीक। हाँ रुचि, आप जी, मैं रुचि हूँ। मेरा एक सवाल आपसे है। आपने कहा कि मुलायम सिंह आएंगे प्रचार करने के लिए, लेकिन आप दिल से चाहते हैं कि नेताजी आपका प्रचार करें, क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने जिस तरह से रेप को लेकर बयान दिया था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, या आपकी सरकार में 4.5 साल वो आपके सरकार पे मंत्रियों पर हमले करते रहे, तो अब तो पिताजी नाराज़ भी हैं, तो आप चाहेंगे कि वो प्रचार करें आपका? देखिए, कई बार ये जो टीवी चैनल और इस समय का जो दौर है उसको बहुत संभल के बोलना चाहिए। कौन सी बात आधी अधूरी काट करके कैसे दिखा दें। तो उस समय नेताजी के साथ ये हुआ कि कोई बात वो पूरी किस रूप में कह रहे थे और किस रूप में पूरे में प्रचार हो गया। हमारे लिए ही मैंने कानपुर में कुछ और कहा, उन्होंने उतनी बात छोड़ करके कुछ और हमारा चलाया, तो इसलिए बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन हम चाहेंगे कि नेताजी अगर समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए आए तो बहुत अच्छी बात है। सब वर्कर लीडर सब चाहेंगे। उनको डर है कि जो कह रही थी बयान उनके मुंह से निकला था बवाल, जब वो बोलेंगे तो बवाल ना हो जाए। नहीं, उससे कोई बात नहीं। अगर नेताजी आते हैं कोई बात कहते हैं तो हम लोग भी तो हैं, हम भी तो अपनी बात रखेंगे। तो मैं समझता हूँ पार्टी हित में और प्रदेश के हित में भी होगा कि अगर वो प्रचार करने आए। मेरा एक सवाल है कि सच्चर और रंगनाथ कमीशन के पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी क्या आपने कोई नीति बनाई है? शुक्रिया। जो सच्चर और रंगनाथ मिशन कमेटी की रिपोर्ट्स थी उसमें हमने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि जो प्रदेश स्तर पे जो लागू हो सकता है वो हम कर सकते हैं। आरक्षण वाला सवाल बिना संविधान बिना केंद्र के नहीं संभव है। वो सब पढ़े लिखे लोग और अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम इस बात को जानते हैं। लेकिन जो सच्चर कमेटी ने कहा कि उनके पढ़ाई के स्तर के लिए और सरकार से जोड़ने के लिए मैं ये कह सकता हूँ, अगर लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कन्या विद्याधन दिया गया, या गांव के विकास को लेकर के आबादी के हिसाब से उनको भी उसमें जोड़ा गया है। इसीलिए मैंने कहा कि प्रदेश सरकार की जो इतनी भी लाभकारी योजनाएं थीं और प्रदेश स्तर पे योजना चलने वालों में अल्पसंख्यक और मुस्लिम लोगों को 20% उनकी भागीदारी की है। ये आपको तो थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहिए था, क्योंकि सबका साथ सबका विकास ये तो मोदी जी भी कहते हैं। नहीं, क्योंकि आप उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। जब मैं समाजवादी पेंशन देने जा रहा था और मैंने इस बात को लिखा था कि मुस्लिम समुदाय और अल्पसंख्यकों को भी 20% आबादी के हिसाब से समाजवादी पेंशन मिलनी चाहिए,
तो किसी व्यक्ति ने पहल कर दी तो कोर्ट में बहस हुई। उसके बाद कोर्ट में हमने यही कहा कि जिन लोगों को भी हम लाभकारी योजनाओं से लाभ पहुंचा रहे हैं उन्हें हम आबादी के हिसाब से दे रहे हैं, चाहे वो दलित हों उन्हें आबादी के हिसाब से दे रहे हैं, बैकवर्ड हैं उन्हें आबादी के हिसाब से, या अगड़ी जाति के लोग हैं उनको भी आबादी के हिसाब से। तो ये जो समाजवादी पेंशन है, केवल मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, 55 लाख में अगर आप पूरे आंकड़े निकालेंगे तो पूरे समाज के हर वर्ग के लोगों को आबादी के हिसाब से उससे मदद कर रहे हैं। 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी समझौते के हिसाब से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 2019 के चुनाव में क्या नेताजी प्रधानमंत्री जी के बनेंगे क्या? ये सवाल कांग्रेस वाले भी पूछते हैं मुझसे कि प्रधानमंत्री कौन होंगे। तो पहले 2017 जीत लें, उसके बाद बहुत सारी राजनीति किस रूप में आगे बढ़ेगी कोई नहीं जानता। आपने कहा कि 4 महीने पहले राजनीति कुछ और थी, 4 महीने बाद राजनीति किसी दूसरे रूप में हो गई। तो राजनीति में कैसा रास्ता हो आने वाले समय में, किस रास्ते पे चलने लगे, ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है राजनीति का। अगर आपने उत्तर प्रदेश का ये वाला चुनाव जीत लिया तो लोग आपके लिए कहेंगे आप ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। मैं आपको इतना बता दूं और सब लोगों की बात रिकॉर्डेड जाएगी, हमारा कोई बड़ा सपना नहीं है कि हम प्रधानमंत्री बनना चाहें। हम उत्तर प्रदेश में खुश हैं और मैंने ये आकलन किया है जो दिल्ली से दूर रहता है वो ज़्यादा खुश रहता है। अब चलते चलते मुझे 2 बात और बता दीजिए। आप अंकल ने आपको चिट्ठी लिखी है बड़ी लंबी सी, तो चुनाव के बाद में अंकल का कुछ होगा? मुझे नहीं पता अंकल ने क्या लिखी है। अंकल अगर व्हाट्सएप कर देते तो मैं पढ़ लेता, मेल कर देते तो पढ़ लेता। अब ये ज़माना पोस्ट ऑफिस वाला है, पता नहीं चिट्ठी कब पहुंचेगी। इधर पोस्ट ऑफिस भी दूसरे इस्तेमाल में होने लगे हैं। अखिलेश जी, आपने हर तरह के सवालों के जवाब दिए और चुनाव का मौका है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपकी उम्मीदें पूरी हों, आपकी साइकिल तेज़ी से चले, हाईवे पर चले। इन शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।